आज हम कक्षा 12 का बीए का 8वां चैप्टर का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय मतलब कि वित्त माने पैसा और पैसों को किस तरह से खर्च करना है उसका निर्णय लेना। तो वित्तीय संचालन के द्रव्य कार्य के साथ संबंध होने से द्रव्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि क्या पैसे को द्रव्य के रूप में गिना जाता है और उसको किस तरह से खर्च करना है उसके बारे में भी जाना जाता है। इसलिए इन संदर्भों को वित्तीय संचालन के बताए गए 3 महत्व के प्रश्न का निर्णय लेना होता है। विनियोग संबंधित निर्णय, वित्त संबंधित निर्णय और डिविडेंड संबंधित निर्णय। विनियोग संबंधित निर्णय तो व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों की दीर्घकाल के लिए स्थायी पूंजी का विनियोग होता है। मतलब स्थायी संपत्ति हो जैसे कि मकान है, मकान, जमीन, इस प्रकार जो स्थायी संपत्ति है उसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या लंबा निर्णय लेना होता है। यदि स्थायी संपत्ति का भविष्य में पूंजी कोष का विनियोग करना है तो उन संपत्तियों का चुनाव और उनमें विनियोग के निर्णय वित्तीय संचालक को लेने पड़ते हैं। मतलब अगर आपको भविष्य में जो अभी की चीज़ें खरीदी है, भविष्य में अगर बेचना खरीदना है या चाहे उसमें वृद्धि करनी है तो अभी उनका निर्णय लेना होता है। विनियोग संबंधित निर्णयों को पूंजी बजटिंग कहते हैं। मतलब कि जो विनियोग से निर्णय, मतलब विनियोग माने खरीद बिक्री, ओके, खरीद बिक्री का अगर निर्णय लेते हैं तो उसको क्या बजटिंग के रूप में गिना जाता है। आगे विनियोग संबंधित निर्णयों में जोखिम का तत्व निहित होता है, मतलब जोखिम कम होता है। इसलिए विनियोग संबंधित निर्णयों का मूल्यांकन अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के संदर्भ में होना चाहिए। मतलब जब भी निर्णय लें तो अच्छा प्रतिफल लाभ मिले हमको, प्लस क्या हमको जोखिम ना हो, ऐसा होना चाहिए। जब वित्तीय संचालन के पास द्रव्य विनियोग करने के लिए एक अधिक विकल्प हो अथवा तो स्थायी संपत्ति निवेश से संबंधित निर्णय लेने के लिए बजटिंग की भी पद्धति होनी चाहिए। मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको खर्च करने की एक पद्धति होनी चाहिए, जिससे कि भुगतान में वापसी में पे बैक मेथड ये और प्लस प्रतिफल की दर की पद्धति, मतलब रेट ऑफ रिटर्न मेथड, भुगतान प्रवाहित करने के डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड, इस पर ये सारे जितने भी नाम बताए गए हैं आप जब बीकॉम करेंगे उसके अंदर आपको ये पूरे चैप्टर आते हैं अकाउंट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आपको ये छोटे से मतलब शॉर्ट में बताया गया है। तो ये 3 पद्धतियों के द्वारा हम क्या पैसे का गिन सकते हैं कि साल में कितना खर्च हुआ है। आगे देखिए तो नगद संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने वाला तत्व कुल पूंजी की आवश्यकता, विनियोग में भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमति प्रतिफल का दर का लाभ दर, मतलब कुल पूंजी की आवश्यकता, कितने पूंजी की आवश्यकता है उसके बारे में कही जाती है। ठीक है, प्लस भविष्य में विनियोग, मतलब भविष्य में कितना खर्च करने वाला कितना लाभ मिलेगा उसके बारे में हमको देखना होता है। विनियोग में अनुमानित मिलने गए योग शुद्ध नगद प्रवाह होता है। मतलब योग रूप से जो शुद्ध नगद प्रवाह हमको मिलते, पैसे मिलते हैं वो। ठीक है, विनियोग में जोखिम का तत्व, मतलब कितना खतरा है उसके बारे में। विनियोग करने वाले पश्चात कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, मतलब कार्यशील में मतलब जब कंपनी कार्य करने लगती है उसके बीच में कितने खर्च होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। विनियोग के आर्थिक उपयोग और उसकी अनुमति आयु, मतलब आर्थिक रूप से उसका उपयोग करके उसकी अनुमति आयु कितनी है, अनुमानित जो आयु होती है वो कितनी कब तक कंपनी चलेगी उसके बारे में बताया जाता है। विनियोग का महत्व, मतलब किसका खर्च करने का क्या महत्व है। पूंजी माप लेके कितना हमारे पास पूंजी है कंपनी के अंदर। प्लस भविष्य में आय की अनिश्चितता, मतलब आय अनिश्चित रूप से होता है कि कितना खर्च होगा, कितना क्या होगा उसके बारे में देखा जाता है। तो अब देखते हैं वित्त संबंधित निर्णयों के बारे में। तो विनियोग संबंधित निर्णयों को कंपनी के संपत्ति के साथ जुड़े, जबकि वित्त संबंधित निर्णय पूंजी ढांचे के साथ जुड़े। कंपनी का पूंजी ढांचा मतलब कि कंपनी में जितनी संपत्ति है वो प्लस पैसा दोनों को जोड़ा जाता है, जिसमें इक्विटी अंश होता है, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस शेयर अंश होते हैं, इक्विटी अंश और डिवेंचर होते हैं, अंश और प्रेफरेंस शेयर और अंश और निर्णय भी बनाए होते हैं। जितने कंपनी के शेयर जितने भी होते हैं, मालिक मजदूर जितनों के पास अंश होता है, हिस्सा होता है, उस सबका इसके अंदर जोड़ा जाता है। आगे देखें तो पूंजी ढांचा मालिकी की पूंजी के ऋण और का मिश्रण और वित्तीय संचालन पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और
ऋण की मात्रा कितनी रखनी है, इससे संबंधित निर्णय लेने होते हैं। मतलब कि कितना मालिक कितना मतलब ऋण देगा, मतलब कितना पूंजी उसके पास है और कितना पूंजी खर्च करेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया होता है। फिर वित्तीय संचालन के पूंजी जहाँ की इक्विटी पूंजी को ऋण की मात्रा कितनी रखनी होती है, और मतलब कितना आप ऋण मतलब उधार दे रहे हो वो। और पूंजी ढांचा की इक्विटी पूंजी ऋण के मध्य संतुलन आवश्यक है, उसके बीच संतुलन बनाना जरूरी है, कम खर्च ये सब होना। इक्विटी अंश ऋण का युग मात्रा वाले पूंजी ढांचों का आदर्श पूंजी ढांचा कहा जाता है। मतलब जो इक्विटी अंश हो, मतलब पूंजी पड़ा हो कंपनी के ऋण कम दे, तो उसको क्या आदर्श माना जाता है। आदर्श पूंजी ढांचा अल्प जोखिम और महत्व का होता है, इसमें कम मतलब जोखिम देखने को मिलते हैं। इसके दो प्रकार है, वित्तीय आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व। तो व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप, व्यवसाय का कद, व्यवसाय का विकास, वित्तीय आवश्यकता, संपत्ति स्वरूप आदि आवश्यकता संचालकों की मनोवृत्ति है। ये जितनी भी बताएं कि जो कंपनी के अंदर होती है, विकास हो, खर्च हो, लाभ हो, हानि हो, सब अंदर ही होता है, उसको आंतरिक तत्व कहते हैं। बाह्य तत्व पूंजी का परिस्थिति, जामीनगिरी, निर्मित करने का खर्च, विनियोग करने की मनोवृत्ति, बाजार में वर्तमान में ब्याज दर का कानूनी नियंत्रण, स्थायी विनियोगकर्ता आदि का, मतलब ये सारी चीज़ों का कही जाती है। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, कल आगे हम पढ़ेंगे।